स्टीव जॉब्स, जिन्हें गरीबी के कारण बिना स्नातक के कॉलेज छोड़ना पड़ा था, फिर भी स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंप्यूटर, नेक्स्ट एंड पिक्सर एनिमेशन स्टूडियो जैसी पूरी दुनिया में मशहूर कंपनियां स्थापित कर यह साबित कर दिया कि आपके लगन, मेहनत और धैर्य के आगे दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। स्टीव जॉब्स ने अपने 50 वर्षों के अनुभव को दुनिया के विश्वविख्यात स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2005 के दीक्षांत समारोह के अपने स्पीच में बताया था। तो आपको वह मोटिवेशनल स्पीच सरल शब्दों में प्रस्तुत करते हैं। दुनिया के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालयों में से एक से आपके दीक्षांत समारोह में आज आपके साथ होना मेरे लिए सम्मान की बात। सच कहूं तो मैंने कभी कॉलेज से स्नातक नहीं किया और यह कॉलेज स्नातक होने के सबसे करीब है। आज मैं आपको अपने जीवन की 3 कहानियां सुनाना चाहता हूं। बस कोई बड़ी बात नहीं, बस 3 कहानी। पहली कहानी कड़ियों को जोड़ने, कनेक्टिंग द डॉट्स के बारे में। मैंने पहले 6 महीने के बाद रीड कॉलेज छोड़ दिया, लेकिन फिर लगभग 18 महीने तक ड्रॉप इन के रूप में रहा। उसके बाद मैंने वास्तव में कॉलेज छोड़ दिया। तो मैंने क्यों छोड़ा? मैंने नासमझी में एक ऐसा कॉलेज चुना जो लगभग स्टैनफोर्ड जितना ही महंगा था और मेरे मजदूर वर्ग के माता पिता की सारी बचत मेरे कॉलेज की फीस पर खर्च हो रही। 6 महीने बाद मुझे इसमें कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता और मुझे यह नहीं पता था कॉलेज मुझे यह सब समझने में कैसे मदद करे। और मैं यहाँ था, अपने माता पिता की जिंदगी भर की कमाई खर्च कर रहा था। इसीलिए मैंने पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया और भरोसा किया कि सब ठीक हो जाए। उस समय यह बहुत डरावना था, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर यह मेरे द्वारा लिए गए सबसे अच्छे फैसलों में से एक। जैसे ही मैंने पढ़ाई छोड़ी, मैं उन जरूरी कक्षाओं में जाना बंद कर सकता था जिनमें मेरी रुचि नहीं थी और उन कक्षाओं में जाना शुरू कर सकता था जो ज्यादा दिलचस्प लगती। यह एक रोमांटिक नहीं था। मेरे पास छात्रावास का कमरा नहीं, इसीलिए मैंने दोस्तों के कमरों में जमीन पर सोता था। सेंट की जमा राशि से कोक की बोतलें लौटाता था जिससे मैं खाना खरीदता था और मैं हर रविवार रात शहर के उस पार 7 मील पैदल चलता हरे कृष्णा मंदिर में हफ्ते में एक बार अच्छा खाना खाने जाता था। मुझे यह बहुत अच्छा लगता और अपनी जिज्ञासा और अंतर्ज्ञान का पालन करके मैंने जो कुछ भी हासिल किया वह बाद में अमूल्य साबित हुआ। मैं आपको एक उदाहरण दूं। उस समय रीड कॉलेज शायद देश में सबसे अच्छी सुलेख शिक्षा कैलियोग्राफी प्रदान करता। हर पोस्ट, हर दराज पर, हर लेवल खूबसूरती से हाथ से सुलेखित। चूंकि मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी और मुझे सामान्य कक्षाएं नहीं लेनी पड़ती थी, इसीलिए मैंने कैलीग्राफी सीखने के लिए एक क्लास लेने का फैसला। मैंने सेरिफ और सेरिफ टाइपोफेस के बारे में सीखा
अलग अलग अक्षरों के संयोजनों के बीच की जगह की मात्रा बदलने के बाद और बेहतरीन टाइपोग्राफी को बेहतरीन बनाने वाले तत्वों के बाद यह खूबसूरत, ऐतिहासिक, कलात्मक रूप से सूक्ष्म, एक ऐसे तरीके से जिसे विज्ञान समझ नहीं सकता, और मुझे यह बहुत दिलचस्प लगा। इनमें से किसी का भी मेरे जीवन में व्यवहारिक अनुप्रयोग की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन 10 साल बाद जब हम पहला मैकिन्टोश कंप्यूटर डिजाइन कर रहे थे, तो यह सब मुझे याद आया और हमने इसे मैक में डिजाइन किया। यह खूबसूरत टाइपोग्राफी वाला पहला कंप्यूटर। अगर मैंने कॉलेज में तो मैक में कभी भी कई टाइपफेस या आनुपातिक रूप से जगह वाले फॉन्ट नहीं होते, और चूंकि विंडोज ने मैक की नकल की थी, इसीलिए संभव है कि किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में ये नहीं होता। अगर मैं कभी पढ़ाई नहीं छोड़ी होती तो मैं उस कक्षा में कभी नहीं जाता, और पर्सनल कंप्यूटर में शायद वो शानदार टाइपोग्राफी न होती जो होती है। बेशक जब मैं कॉलेज में था तब आगे की ओर देखते हुए बिंदुओं को जोड़ना नामुमकिन था, लेकिन 10 साल बाद पीछे मुड़कर देखने पर यह बात बिल्कुल साफ। फिर से आप आगे की ओर देखकर बिंदुओं को नहीं जोड़ सकते, आप उन्हें सिर्फ पीछे मुड़कर देखकर ही जोड़ सकते। इसीलिए आपको भरोसा रखना होगा ये बिंदुएं आपके भविष्य में किसी न किसी तरह जुड़ जाए। आपको किसी न किसी चीज पर भरोसा करना, अपने अंतर्मन पर, अपने नियति पर, जिंदगी पर, कर्म पर, योर गॉड, डेस्टिनी, लाइफ, कर्म, किसी भी चीज, क्योंकि यह विश्वास की आगे चलकर बिंदु जुड़ जाएंगे। आपको अपने दिल की सुनने का आत्मविश्वास है, भले ही वह आपको घिसे पिटे रास्ते से भटका दे, और यही सब कुछ बदल। मेरी दूसरी कहानी प्यार और नुकसान, लव एंड लॉस के बारे में। मैं भाग्यशाली था, मुझे जिंदगी में जल्दी ही वो मिल गया जो मुझे करना पसंद था। ओज और मैंने एप्पल की शुरुआत मेरे माता पिता के गैरेज में की थी, जब मैं 20 साल का था। हमने कड़ी मेहनत की और 10 सालों में एप्पल हम दोनों के गैराज से बढ़कर 4000 से ज्यादा कर्मचारियों वाला $2 अरब की कंपनी बन गई। हमने 1 साल पहले ही अपनी सबसे बेहतरीन रचना मैकिन्टोश लॉन्च की, और मैं अभी 30 साल का हुआ था, और फिर मुझे नौकरी से निकाल दिया। आप जिस कंपनी को शुरू करते हैं उससे आपको नौकरी से कैसे निकाला जा सकता है। खैर, जैसे जैसे एप्पल का विस्तार हुआ, हमने एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जो मुझे बहुत प्रतिभाशाली लगा, ताकि मैं उसके साथ कंपनी चला सकूं। और पहले साल या उसके आसपास तो सब ठीक चला, लेकिन फिर भविष्य के बारे में हमारे विचार अलग होने लगे, और अंततः हमारे बीच मतभेद हो गए। जब मतभेद हुए तो हमारे निदेशक मंडल ने उसका पक्ष लिया, और इस तरह 30 साल की उम्र में मैं बाहर हो गया, और बहुत सार्वजनिक रूप जो मेरे पूरे वयस्क जीवन का केंद्र बिंदु था वह चला गया।
और यह बहुत ही विनाशकारी था। कुछ महीनों तक तो मुझे सचमुच में समझ नहीं आया क्या करूं। मैं एक बहुत ही सार्वजनिक रूप से असफल व्यक्ति था और मैंने घाटी से भाग जाने के बारे में भी सोचा था। लेकिन धीरे धीरे मुझे कुछ समझ आने लगा। मुझे अब भी अपने काम से प्यार था। एप्पल में हुए घटनाक्रम ने उसमें जरा भी बदलाव नहीं किया। मुझे अस्वीकार कर दिया गया था, लेकिन मैं अब भी प्यार में था और इसीलिए मैंने नए सिरे से शुरुआत करने का फैसला किया। मुझे तब यह एहसास नहीं हुआ था, लेकिन बाद में पता चला कि एप्पल से निकाला जाना मेरे लिए अब तक की सबसे अच्छी बात। सफल होने के भारीपन की जगह एक नए व्यक्ति होने का हल्कापन आ गया। हर चीज के बारे में कम आश्वस्त। इसने मुझे अपने जीवन के सबसे रचनात्मक दौर में प्रवेश करने के लिए आजाद कर दिया। अगले 5 सालों में मैंने नेक्स्ट नाम से एक कंपनी शुरू की और फिर पिक्सर नाम से एक और कंपनी शुरू की और एक अद्भुत महिला से प्यार हो गया जो आगे चलकर मेरी पत्नी बनी। पिक्सर ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फीचर फिल्म टॉय स्टोरी बनाई। अब यह दुनिया का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। घटनाओं के उल्लेखनीय मोड़ में एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं एप्पल में वापस आ गया। और नेक्स्ट में हमने जो तकनीक विकसित की वह एप्पल के वर्तमान पुनर्जागरण का आधार है और लॉरेन और मेरा एक प्यारा परिवार है। मुझे पूरा यकीन है अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया तो यह सब कुछ नहीं होता। यह दवा का स्वाद बहुत बुरा था, लेकिन मुझे लगता है कि मरीज को इसकी जरूरत थी। कभी कभी जिंदगी आपके सिर पर ईंट से वार कर देती है। विश्वास मत खोना। मुझे यकीन है कि मुझे आगे बढ़ने में सिर्फ यही चीज मदद करती रही कि मुझे जो करना पसंद था वह था। आपको वह ढूंढना होगा जो आपको पसंद है और यह बात आपके काम के लिए भी उतनी ही सच है जितनी आपके प्रेमियों के। आपका काम आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा हो और सच्ची संतुष्टि पाने का एकमात्र तरीका वह काम करना है जिसे आप महान काम मानते हैं। और महान काम करने का एकमात्र तरीका है कि आप जो करते हैं उससे प्यार करें। अगर आपको अभी तक वह नहीं मिला है तो तलाश करते रहे और समझौता न करना। मेरी तीसरी कहानी मृत्यु के बारे में। जब मैं 17 साल का था मैंने एक उद्धरण पढ़ा था जो कुछ इस तरह था। अगर आप हर दिन ऐसे जिए जैसे कि वह आपका आखिरी दिन हो तो एक दिन आप जरूर सही हो। इसने मुझ पर गहरा प्रभाव डाला और तब से पिछले 33 सालों से मैं हर सुबह आईने में देखकर खुद से पूछता हूँ अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो मैं क्या वो करना चाहता जो मैं आज करने वाला हूँ। और जब भी लगातार कई दिनों तक जवाब न में मिलता मुझे पता चल जाता है कि मुझे कुछ बदलने की जरूरत है। यह याद रखना मैं जल्द ही मर जाऊंगा। जिंदगी में बड़े फैसले लेने में मेरी मदद करने वाला अब तक का सबसे अहम जरिया है,
क्योंकि लगभग हर चीज, सारी बाहरी उम्मीदें, सारा घमंड, शर्मिंदगी या नाकामी का सारा डर। लगभग 1 साल पहले मुझे कैंसर का पता चला। सुबह 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ और उसमें मेरे अग्नाशय में एक ट्यूमर साफ दिखाई दी। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि पैनक्रियाज क्या होता है। डॉक्टरों ने मुझे बताया यह लगभग निश्चित रूप से एक प्रकार का लाइलाज कैंसर है और मुझे 3 से 6 महीने से ज्यादा जीने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मेरे डॉक्टर ने मुझे घर आकर अपने काम निपटाने की सलाह दी। जो डॉक्टरों के शब्दों में मरने के लिए तैयार रहो का संकेत। उस शाम बाद में मेरी बायोप्सी मुझे बताया कि यह अग्नाशय के कैंसर का एक बहुत ही दुर्लभ रूप निकला, जिसका इलाज सर्जरी से संभव है। मेरी सर्जरी हो गई और शुक्र है कि अब मैं ठीक हूँ। इस दौर से गुजरने के बाद अब मैं आपसे यह बात और भी यकीन से कह सकता हूँ, कोई भी मरना नहीं चाहता। यहाँ तक कि जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं वो भी वहाँ जाने के लिए मरना नहीं चाहते। फिर भी मृत्यु भी वह मंजिल है जिसे हम सब साझा करते हैं। कोई भी इससे कभी बच नहीं पाया और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि मृत्यु शायद जीवन का सबसे बेहतरीन आविष्कार है। यह पुराने को हटाकर नए के लिए रास्ता बनाता। अभी नया आप, लेकिन किसी दिन अब से ज्यादा समय नहीं है। आप धीरे धीरे पुराने हो जाएंगे और मिट जाएंगे। इतना नाटकीय होने के लिए माफ करना, लेकिन यह बिल्कुल सच है। आपका समय सीमित है, इसीलिए इसे किसी और की जिंदगी जीने में बर्बाद न करना। हठ धर्मता के जाल में न फंसना, जो दूसरों की सोच के परिणामों के साथ जीना है। दूसरों की राय के शोर को, अपनी अंतरात्मा की आवाज को गूंजने न दें और सबसे जरूरी अपने दिल और अंतर्ज्ञान सुनने का साहस रखें। वे किसी न किसी जगह पहले से ही जानते हैं कि आप असल में क्या बनना चाहते हैं, बाकी सब गौण। जब मैं छोटा था तब द होल अर्थ कैटलॉग नाम का एक अद्भुत प्रकाशन हुआ करता था, जो मेरे पीजी की बाइबलों में से एक था। स्टीवर्ट और उसकी टीम ने द होल अर्थ कैटलॉग के कई अंक निकाले और फिर जब यह अपना काम पूरा कर चुका था तो उन्होंने एक अंतिम अंक निकाला। उसके अंतिम अंक के पिछले कवर पर एक सुबह सुबह देहाती सड़क की तस्वीर थी। उसके नीचे लिखा था, भूखे रहो, मूर्ख बने रहो, स्टे हंगरी, स्टे फुलिश। यानी आप में हमेशा कुछ नया करने की भूख हो और आप हमेशा कुछ नया सीखने के लिए मूर्ख रहिए। यह उनका विदाई संदेश था जब उन्होंने विदाई ली। भूखे रहो, मूर्ख बने रहो, स्टे हंगरी, स्टे फुलिश। और मैंने हमेशा आपके लिए यही कामना की। और अब जब आप स्नातक होकर नई शुरुआत करने जा रहे हैं तो मैं आपके लिए भी यही कामना करता हूँ। स्टे हंगरी, स्टे फुलिश। भूखे रहो, मूर्ख बने रहो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।